हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बरगोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए बैचों को रनिंग किया हुआ है। उसमें आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो आज मैं आपको एक नए टीचर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा सबसे पहले, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सब्जेक्ट आज ये कराने वाले हैं उस सब्जेक्ट को मैंने पहले शुरू कर दिया था। अब उसमें से आधा पार्ट, यानी जैसे कह सकते हैं जो सर का पार्ट रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश कर दिया था, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के हिसाब से मैंने शुरू करी थी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन आज हमारे बीच में दीपक सर रहेंगे। दीपक सर आपको पूरी ज्योग्राफी फिनिश कराएंगे, अपने तरीके से कराएंगे, लेकिन वो वहां से शुरू करेंगे जहां पर मैंने एंड किया है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी को मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से फिनिश कर दिया है, लेकिन सर आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और जैसे हमने यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए परिश्रम बैच और यूपी पुलिस के लिए खाकी बैच और दिल्ली पुलिस के लिए जो वर्दी बैच शुरू किया है, उन तीनों को इसमें समाहित कर दिया जाएगा। यानी जो भी टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के इन तीनों में आते हैं सभी को सर लेके चलेंगे। अगर उनमें से फिर भी कुछ टॉपिक बच जाते हैं सिलेबस से अलग, तो उनको अलग से सर इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो आज मैं इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करके वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत दीपक सर से कराऊंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा दीपक सर के साथ। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन तरीके से मैप के साथ कराएंगे। तो चलिए, आप अब जो स्टूडियो है वो दीपक सर के हवाले है। दीपक सर अपने आप इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, तो लीजिए सर। हेलो गाइस, मैं दीपक कुमार आपके अपने चैनल स्टडी स्थल में ज्योग्राफी क्लास लेकर आया हूं, जो आपकी आज हम शुरुआत करते हैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें इनकी क्या आवश्यकता पड़ी, लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। तो इनकी जो सबसे मेन यूज़ है वो है आपका एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जैसे मान के चलो, अगर मैं कहूँ किसी की मेरे पास कॉल आई, वो बोला कि आप कहाँ हो, मैंने उससे बोला कि मैं आपके मेरठ में हूँ। तो इतना बड़ा मेरठ, और वो मुझे पूरे मेरठ में कहाँ ढूंढेगा? तो उसे दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यदि मैंने उसे अपना पूरा एड्रेस बताया कि मैं इस घर में, इस कॉलोनी में और इस रोड पर स्थित है ये, वहाँ पर हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा? सीधा मेरे पास पहुँच जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो हमें ना ये बताने की ज़रूरत कि हम कौन सी गली में हैं, ना ये बताने की ज़रूरत कि हमारा घर कहाँ है, और ना ये बताने की ज़रूरत कि हम किस शहर में रहते हैं। केवल आपने दो चीज़ बता दी, एक लैटिट्यूड बता दिया और एक लॉन्गिट्यूड बता दिया। तो आपको ढूंढने में वो बंदा सीधा सीधा आपके पास पहुँचेगा, उसे कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट जो यूज़ है इनका वो है आपको लोकेशन बताने में, एग्जैक्ट लोकेशन को ज्ञात करने में हम सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड है क्या, तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई क्षैतिज रेखाएं, क्या पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई
क्षैतिज रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण को खींची गई क्षैतिज रेखाएं समान अक्षांशीय कोण को जो समान अक्षांशीय कोण को समान अक्षांशीय कोणों को मिलाकर खींची गई है, तो हमारी अक्षांश है क्या? पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई क्षैतिज रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोणों को मिलाकर खींची गई हैं, वो आपकी क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर जो हैं, ये एक्चुअली है क्या? काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। और इन रेखाओं को सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका पी टॉलमी। कब बताया? तो 140 ईस्वी में इसने हमें इसके बारे में बताया था। उसके बाद में बहुत सारे भूगोलविद आए, वो अलग अलग सब बताते चले गए। तो जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, अगर हम इससे आगे की बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी पर जब खींची जाती हैं तो हमने क्या करा? पृथ्वी के एक बराबर भागों में बांटा। हमने सबसे पहले अक्षांश रेखा खींची पृथ्वी के मध्य में, जिसे हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका इक्वेटर बोलते हैं, या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। विषुवत रेखा भी किसी को बोलते हैं, तो आपकी भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी बोला जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपके पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो आपका एक्सिस है अर्थ का, जब हम उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे या उस एक्सिस को बीचों बीच काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा कहलाएगी। एक्सिस को बीचों बीच काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा कहलाएगी, या फिर 0 डिग्री लाइन कहलाएगी, या इक्वेटर हम इसे बोल सकते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर, दूसरे वर्डों में इसे क्या बोलते हैं? विषुवतीय रेखा। विषुवतीय आपकी रेखा। अब इससे अगर यदि हम आगे की बात करें तो जो ये आपका भूमध्य रेखा है, बीचों बीच जो आपकी भूमध्य रेखा खींची गई है अर्थ के बीचों बीच, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा को यदि हम बेस माने तो आपको दिखेगा कि जो ऊपर का आधा सर्कल है, ये अगर हम कलर चेंज करके बात करें, ये जो ऊपर का आपका सर्कल है, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री में यूज करा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो इस प्रोटेक्टर में क्या रहता था? बीच में 90 डिग्री और यहां पर इसके कोण दिए रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक। तो यदि हम इधर के जो कोण है, जैसे 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो ये क्या बनेगा? एक लैटिट्यूड बन जाएगी। पृथ्वी पर क्या बनेगी? एक लैटिट्यूड लाइन बन जाएगी। मतलब 2 अक्षांशीय कोणों को मिलाकर बनने वाली जो रेखा है वो कौन सी होगी? अक्षांशीय रेखा होगी। अब यदि हम इन अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो आपका जो ऊपर की तरफ यहाँ तक जो बनेगा, ये 90 पॉइंट है, टोटल 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ तक यदि हम 1 डिग्री एंगल पर एक लाइन खींचें तो यहाँ तक कितनी लाइन आएंगी? आपकी 90 आएंगी, 90 अक्षांश आएंगे। और यही कंडीशन कहाँ होगी? आपकी नीचे होगी। इसमें भी कितने अक्षांश आएंगे? 90 आएंगे।
तो टोटल अक्षांशों की जब हम बात करते हैं आपकी पृथ्वी पर कि टोटल अक्षांश कितने हैं, तो आपने एक गाना सुना होगा, जो लड़कियां बहुत सज धज कर जाती हैं किसी पार्टी में या शादी वादी पर, वो एक गाना गाती हैं शादी फंक्शन पर या किसी और फंक्शन पर, कि मेरे हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, 9 चूड़ियां हैं, हाथों में 9 चूड़ियां हैं। अब 9 हाथों में दोनों में चूड़ियां हैं, लेकिन चूड़ी क्या होती है, गोल होती है। अगर हम बात करें कि ये वाला हाथ एक ये है, इसमें कितनी चूड़ियां हैं, 90। एक हाथ ये है, इसमें कितनी चूड़ियां हैं, 90। लेकिन जो दोनों हाथ हैं वो जुड़े हुए हैं केवल किससे, एक बीच से, शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जब हम टोटल अक्षांशों की बात करते हैं तो 90 प्लस 90, दोनों हाथों में 90 हो गए, प्लस किससे जुड़े हुए हैं, एक शरीर से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने अक्षांश हो गए, 181। यह एक मजेदार बात है बहुत। अगर हम बात करते हैं कुल अक्षांश बिंदुओं की, किसकी, कुल अक्षांशीय बिंदुओं की, तो अक्षांशीय बिंदु कितने होते हैं, 90 प्लस 1, तो कितने बैठेंगे, 181। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा कि कुल अक्षांशीय रेखाएं जो हैं वो कितनी होंगी आपकी, 181 -2, तो ये टोटल कितनी होंगी, 179। ये -2 कैसे करी भाई, -2 में कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी लाइन को बनने के लिए जब हम कोई लाइन बनाते हैं तो कम से कम, मान के चलो ये एक बिंदु है, क्या ये लाइन बन सकती है, कोई भी यदि पॉइंट है, बिंदु है, तो वो एक लाइन नहीं बना सकता है, एक क्या कोई भी लाइन नहीं बना सकता। यदि 2 बिंदु हैं कहीं पर तो वो क्या बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। लेकिन जब हम अर्थ में अक्षांशीय कोणों को न मापते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है 90 डिग्री जो कोण है आपका, वो केवल क्या आता है, एक पॉइंट के रूप में आता है, और जो नीचे वाला है वो भी क्या आता है, केवल एक पॉइंट के रूप में आता है। और ये जो 90 डिग्री ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका साउथ पोल बोलते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो 90 डिग्री पॉइंट है आपका, ये केवल एक पॉइंट होता है, ना कि लाइन होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 90 जो डिग्री वाला पॉइंट नॉर्थ में है, जो 90 डिग्री वाला पॉइंट साउथ में है, उसे हम 181 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, लाइन पूछी है, जबकि ये क्या है, बिंदु है। तो टोटल लाइन कितनी होंगी अक्षांशीय रेखाएं, तो 179 होंगी। तो बात आती है कि जो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं, क्या ये सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं? क्या सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं? तो भैया बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जब दो आपस में जब आप आपस में किन्हीं भी दो एक से कोणों को मिलाओगे तो वो कोण आगे जाकर कहीं भी किसी और तीसरे कोण से नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे, केवल एक सीधी रेखा खींचेंगे। और समांतर रेखाओं की खासियत क्या है, जो प्रॉपर्टी है कि आप जब कोई समांतर रेखाएं खींचते हैं तो वो लेकर शुरू से और इनफाइनाइट तक कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो यही बात है कि जितनी भी अर्थ पर समांतर रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं हैं, जितनी भी आपकी अर्थ पर अक्षांश रेखाएं हैं, वो सब क्या है, समांतर हैं। और टोटल इनकी संख्या कितनी है, तो 179 है।
अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की तो ये तो देखो ये बीच में क्या है आपका, ये जो बीच में है ये क्या है आपका इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री है इक्वेटर, या इसी को हम क्या बोलते हैं आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर जो खींची गई हैं रेखाएं वो सब क्या हैं, अक्षांश रेखाएं, जो कैसी खींची गई हैं, क्षैतिज खींची गई हैं या हॉरिजॉन्टल खींची गई हैं, क्षैतिज या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची गई हैं आपकी पृथ्वी पर, काल्पनिक हॉरिजॉन्टल रेखाएं, वो सब आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। यदि हम इसके बाद बात करें तो जो आपके पोल है, जो आपका एक ऊपर क्या है आपका नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है आपका साउथ पोल है, और बीच में क्या खींची गई है रेखा 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब ये जो भूमध्य रेखा है इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पृथ्वी है, भू है, उसको बिल्कुल मध्य से, मतलब बीचों बीच जो बराबर बांटती है वो कौन सी रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या बनेगा, आधा गोला बनेगा, आधा हेमिस्फेयर बनेगा, आधा हेमिस्फेयर आधा गोला। इस कौन सी डायरेक्शन में है इससे, तो उत्तर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है। तो इसलिए इस अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसके लोअर पार्ट को, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। या फिर जो दक्षिण वाला भाग है वो क्या है, गोले का आधा है, मतलब दक्षिण में गोले का आधा भाग, पृथ्वी का आधा भाग जो है इक्वेटर के नीचे, वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर या हाफ ऑफ स्फेयर, हाफ ऑफ स्फेयर। और इसे हम क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जो बांटने वाली रेखा है वो कौन सी है, इक्वेटर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जो बांटने वाली रेखा है वो कौन सी आपकी, इक्वेटर है। आपके अक्षांश रेखा कितने होंगे टोटल, 1 समांतर अक्षांश रेखा 179। चलो यदि हम इसमें अभी और आगे जाएं तो अगर हम बात करें कि जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं, जो आपके अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये जो आपके अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये आपको सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ी जो रेखा है वो कौन सी होगी, मतलब ये जो अक्षांशीय रेखाएं ये एक तरह से क्या है, सर्कल है। आपको दूसरी इमेज दिखाता हूं, ये एक तरह से क्या होंगी, सर्कल होंगी। चलो ये जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं ये एक तरह से आपकी क्या होंगी, सर्कल होंगी। देखो अगर हम इस पृथ्वी को नॉर्थ पोल की तरफ से देखें तो ये जो बनने वाली रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं, ये क्या होती हैं, सर्कल होती हैं। ये क्या है, सब सर्कल है। तो जो हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा जो अक्षांशीय सर्कल है वो इसमें कौन सा होगा, अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी सबसे बड़ी, वो होगी आपकी इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा सबसे बड़ी होगी। और इसीलिए इस भूमध्य रेखा को हम बोलते हैं आपका ग्रेट सर्कल,
ग्रेट सर्कल। तो जो ग्रेट सर्कल है वो क्या है, भूमध्य रेखा है। क्योंकि जितनी भी और रेखाएं होंगी, मतलब सर्कल क्या है, सर्कल एक तरह से अर्थ के चारों तरफ जो आपके हाथों में चूड़ी रहती है, मान के चलो ये क्या है, आपके अर्थ है। अब इसमें यदि मैंने कोई चूड़ी पहन ली या कंगन, आपका कड़ा पहन लिया, तो वो क्या होगा, एक तरह से इसके ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड या अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। तो जो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है, या हम बोलें आपके सरकमफेरेंस जो सबसे बड़ी है अर्थ पर, वो किस चीज़ की, कहाँ की है अर्थ पर, तो वो आपकी इक्वेटर की है। और इक्वेटर पर जो है वो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, तो उसे इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अब ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इन अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इन्हें क्या बोला जाता है, वो बातें करते हैं। अक्षांशीय के, इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी की यदि हम बात करें, इन दोनों अक्षांश के बीच की दूरी, किसी भी दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इन दो अक्षांशों के बीच की, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है एवरेज, वो कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। किसी बुक में 111 किलोमीटर दे रखा है, किसी बुक में कितना दे रखा है, 111 किलोमीटर, लेकिन जो वास्तविक निकल के आती है वो कितनी आती है, 111.13 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जब हम बात करते हैं तो कितनी आएगी, 111.3 किलोमीटर। लेकिन इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, इन दो अक्षांश के बीच का जो ये पूरा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉन, या फिर दूसरी भाषा में इसे क्या बोलेंगे, कटिबंध बोलेंगे। जैसे अपने नाम सुने होंगे आगे चल के, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ये सब क्या है, दो अक्षांश के बीच की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉन बोलते हैं या फिर कटिबंध बोलते हैं। इससे यदि हम आगे बात करें तो आपका इससे आगे क्या आएगा, लॉन्गिट्यूड आएगा। इससे नेक्स्ट जो आएगा आपका वो क्या आएगा, लॉन्गिट्यूड, या इससे हम आपका क्या बोलते हैं, देशांतर। देशांतर, तो देशांतर को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ये जो आपकी अर्थ है, ये आपका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, और नीचे आपका कौन सा है, तो साउथ पोल है। तो इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से दक्षिण पोल, साउथ पोल को मिलाने वाली जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, वो सब क्या हैं, आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली सभी रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं, जो आपकी पृथ्वी पर कैसे खींची जाती हैं, लंबवत खींची जाती हैं, लंबवत, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं वर्टिकल खींची जाती है, लंबवत या वर्टिकल। अगर हम बात करें इसके बाद कि जो देशांतर रेखाएं हैं, ये आपकी अर्थ पर कितनी होंगी, तो जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं वो आपके पूरे इस पर कितनी होंगी अर्थ पर, तो जो आपका ये सर्कल है, मान के चलो अर्थ सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये बीच में क्या आपका इक्वेटर है। एक मैंने ये लाइन ले ली जिसको हमने क्या बोल दिया, 0 डिग्री बोल दिया, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री पर एक लाइन ले ली, और यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को एक लाइन से मिलाया,
ऐसे ही हमने बहुत सारी लाइन आपस में मिला दी। तो इनकी जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी? आपको मालूम है कि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं भैया? तो 360 डिग्री होते हैं। और जब हम एक डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं तो टोटल लाइन या टोटल देशांतर हमारे कितने होने चाहिए? 360 होने चाहिए। तो टोटल देशांतरों की जब हम बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। या दूसरे तरीके से यदि हम समझें, देखो भाई, ये जो 0 डिग्री है, ये जो जीरो डिग्री है आपकी, ये जो आपकी 0 डिग्री है, अब इसी 0 डिग्री के कहीं ना कहीं पीछे बिल्कुल एक चीज़ आएगी। मान के चलो मेरी नाक है, एक आगे से लाइन गई 0 डिग्री, और एक जस्ट इसके पीछे भी लाइन होगी, क्योंकि क्या है? सर्कल है। तो सर्कल जब है तो एक 0 डिग्री के जस्ट पीछे भी लाइन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये जो आपका 0 डिग्री है, मान के चलो ये सर्कल है पूरा, और इस सर्कल को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया और इसे एक क्या बना लिया? एक रेखा के रूप में बना लिया पूरा। तो यहाँ बीचों बीच कहीं ना कहीं क्या आएगी? 0 डिग्री आएगी। और जस्ट इसके पीछे आधा इधर आधा उधर है, तो यहाँ क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे इधर। तो इस 0 डिग्री से 179 डिग्री यहाँ तक आएंगी, और 179 डिग्री ही यहाँ तक आएंगी। 179, और यहाँ पर भी क्या होगा? 179। एक से शुरुआत होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों तरफ। तो यदि हम टोटल देशांतों की बात करें तो 179 प्लस 179। अब 1 डिग्री तो ये भी है, क्योंकि यहाँ 1 से शुरुआत हो रही है और यहाँ से 1 से शुरुआत होती है, +1। और 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री ही इधर है, दोनों क्या है? कॉमन है। तो प्लस 180 डिग्री वाला एक देशांतर भी, कितना? 1। तो जब हम टोटलों की बात करते हैं तो 358 प्लस 2, तो टोटल देशांतर जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 360 होते हैं। टोटल देशांतरों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 360 होगी। अब जो दो देशांतर है, जो देशांतर है आपका 0 डिग्री, जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, ये आपका कहाँ से होकर जाता है और कहाँ से होकर नहीं जाता? ये क्या आपका नॉर्थ पोल है? या इसके खींचने के पीछे क्या कंडीशंस थी? साउथ पोल है। बात है 1884 की, और इस समय वर्चस्व सबसे ज़्यादा किसका था? अंग्रेजों का था, यूरोपियंस का था। तो उन्होंने एक सभा बुलाई, या उन्होंने डिसाइड करा कि हम क्या कर रहे हैं? एक सभी के लिए एक मानक रेखा निर्धारित कर रहे हैं। मानक रेखा निर्धारित कर रहे हैं, जहां से क्या देखा जाएगा? पूरी दुनिया का टाइम देखा जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो 0 डिग्री खींच रहे हैं, ये कहां से खींच रहे हैं? लंदन से खींच रहे हैं। और लंदन में किस जगह से? तो लंदन में एक लैब थी जिसका नाम था रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब। रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब। और ये किस सिटी में पड़ती थी? तो ये पड़ती थी आपकी ग्रीनविच सिटी में। तो जो 0 डिग्री है वो कहां से होकर जाती है पृथ्वी पर? कहां से खींची गई? तो लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब से, और जो किस शहर में पड़ती है? ग्रीनविच सिटी में पड़ती है। इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या रख दिया गया? ग्रीनविच रेखा भी रख दिया गया। ग्रीनविच रेखा। और इसी को हमने क्या माना? 0 डिग्री को ही मुख्य यामयोत्तर भी माना। मुख्य यामयोत्तर, यामयोत्तर, या इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? आपका प्राइम मेरिडियन। प्राइम
मेरिडियन भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री से ही फिर बाद में क्या देखा जाने लगा, सब देशों का टाइम देखा जाने लगा। और ये जो टाइम देखा गया, इसीलिए ये टाइम देखने की जो कंडीशन थी, ये जीएमटी से थी, मतलब जीरो लाइन से, इससे थी, मानक समय रेखा से, प्राइम मेरिडियन से। तो यदि हम इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ चलते हैं, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो इधर भी क्या होगा, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, और कहाँ तक जाएंगे, ऐसे करते करते 179 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे। यदि हम इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो इधर भी क्या होगा, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, और कहाँ तक जाएंगे, ऐसे करते करते 179 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। तो यदि हम बात करें कि ये जो आपका ये जो आपकी 0 डिग्री है, या जो प्राइम मेरिडियन है, ये आपके अर्थ को भी 2 भागों में बांटती है। और 2 भाग वो कौन कौन से हैं, ये 2 भाग कौन कौन से भैया आपके, एक तो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो आपकी मुख्य यामयोत्तर है, प्राइम मेरिडियन रेखा है, वो भी आपके पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, और दूसरा क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है। एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। देखो, ये जो बीचों बीच है, ये आपकी क्या है, प्राइम मेरिडियन। जब हम इसके इधर की तरफ चलते हैं तो ये ईस्ट है, और जब हम इसके इधर की तरफ चलते हैं तो ये क्या है, वेस्ट है। मतलब इधर पूर्वी गोलार्ध है, और इधर क्या है आपका, पश्चिमी गोलार्ध है। लेकिन इस प्राइम मेरिडियन की यदि हम बात करें, तो इसके साथ साथ जितनी भी और रेखाएं खींची गई हैं, हम महसूस करेंगे कि वो सारी की सारी रेखाएं कहाँ से शुरू हो रही हैं, नॉर्थ पोल से शुरू हो रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, दक्षिण पोल की तरफ जा रही हैं। तो जो अलग रेखाएं हैं, ये जितनी देशांतर रेखाएं हैं, जब हम देखते हैं तो हमें भूमध्य, जितनी भी हमारी देशांतर रेखाएं हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इनके बीच की दूरी कहाँ मिलती है हमें, भूमध्य रेखा पर। और इनकी दूरी कहाँ आपस में कम होती चली जाती है, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो जो भूमध्य रेखा पर इसकी चौड़ाई, इन 2 देशांतरों के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी है, वो कहाँ है, भूमध्य रेखा पर है। और कितनी है, तो 111.3 किलोमीटर है। 111.3 किलोमीटर है, ये चल रहा है आपका भूमध्य रेखा। तो जो 2 देशांतरों के मध्य जो दूरी है आपकी, 2 देशांतरों के मध्य जो आपकी दूरी है, वो कितनी है आपकी, 111 है, 111.3 किलोमीटर है।
और इनके बीच की दूरी को, सॉरी इनके बीच के क्षेत्रफल को, मतलब जो ये हमारे अक्षांशीय देशांतर हैं, इन दो देशांतरों के बीच के क्षेत्रफल को, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, तो गोरे बोलते हैं, गोरे। क्या बोलते हैं आपका, गोरे बोलते हैं। जबकि हम दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्रफल को क्या बोल लेते हैं, जॉन या कटिबंध। जब हम देशांतरों की बात करते हैं तो हम इनके दोनों देशांतरों के बीच के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, गोरे। ठीक है, तो अगर इनके बीच की दूरी जो है वो 111.3 किलोमीटर है, क्षेत्र बीच का जो है उसे हम क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे। लेकिन जब हम चलते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, मतलब भूमध्य रेखा से जब हम पोल की तरफ चलते हैं, तो आपको यहाँ जाकर एक एहसास हो रहा होगा कि ये सारी रेखाएं एक जगह जाकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर इनकी दूरी कितनी होती है दो रेखाओं के बीच में, 0। क्वेश्चन बेहिसाब पूछा जाता था पहले, और अभी भी किसी भी एग्जाम में आता है कि पोल पर जाकर लॉन्गिट्यूड या आपके देशांतर, लॉन्गिट्यूड या देशांतर, दो देशांतरों के बीच में दूरी जो है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जबकि वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, इक्वेटर पर रहती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका अक्षांश है, जो आपका अक्षांश है वो क्या है, एक सर्कल है, सर्कुलर शेप में है। अक्षांश क्या है, सर्कल है, अर्थ पर एक इमेजिनरी सर्कल है। यदि मैं बात करूं आपके देशांतर की, तो आपको बताना है कमेंट करके कि जो देशांतर हैं वो कैसी शेप बनाएंगे, जो देशांतर हैं वो आपकी कैसी शेप बनाएंगे, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, चलो जब हम बात करते हैं टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन हमारी कितनी है, 0 डिग्री है। अब ये जो 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे, इस लाइन के जस्ट पीछे क्या होगा, 180 डिग्री भी होगा। और इस 180 डिग्री देशांतर को या इस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने क्या नाम दिया, डेट लाइन नाम दिया, डेट लाइन। और ये डेट लाइन कैसी थी, तो आईडीएल थी, आईडीएल, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया 180 डिग्री देशांतर को। क्या 180 डिग्री देशांतर सीधी रेखा है एक? क्या 180 डिग्री देशांतर सीधी रेखा है? अगर है तो ठीक है, क्योंकि देशांतर क्या है, सीधे हैं सारे। यदि 180 डिग्री देशांतर सीधी रेखा नहीं है, क्या नहीं है, एक सीधी रेखा नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? इसके बारे में आप कमेंट करके कोई बता सकता है बंदा, क्यों नहीं है? वैसे इसकी चर्चा आगे होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगी, जब इनके यूजेस की बात आएगी तब होगी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर कोई बताना चाहे तो कमेंट करके बता सकता है क्यों नहीं है आपकी सीधी रेखा, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो आपकी, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो सीधी रेखा के रूप में क्यों नहीं है। चलो थोड़ी सी बात करते हैं अभी देशांतर पर, उस पर लॉन्गिट्यूड पर। जब हम अक्षांशों की बात करते हैं, अक्षांशों की या अक्षांशीय रेखाओं की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं आती हैं। अक्षांशीय रेखाओं की जब हम कुछ बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं आती हैं, जैसे ये क्या है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर या विषुवतीय रेखा,
विषुवतीय रेखा। और इसका दूसरा नाम एक और क्या हो सकता है, भूमध्य रेखा। तो जो हम इस लाइन के इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमारी एक इंपॉर्टेंट रेखा पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोला, क्योंकि ये इक्वेटर के कहाँ है, नॉर्थ में है या उत्तर में है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे क्या बोला जाता है आपका, कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। और इसके ऊपर एक और लाइन पड़ती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको क्या बोला जाता है आपका, आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। अगर हम इसके जस्ट नीचे आए, इस इक्वेटर के यदि हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एक 23.5 डिग्री है, दक्षिण में कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ में आएगी, लेकिन वो कहाँ है, क्योंकि इक्वेटर के कहाँ है, दक्षिण में है। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ में है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा। और एक इसके जस्ट और नीचे 66.5 डिग्री साउथ में है, उसे हम क्या बोलते हैं आपके, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पर आपका क्या है, साउथ पोल है और ऊपर नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल, सॉरी ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल है। तो 5 इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हमारे पास होती हैं। सबसे पहले इक्वेटर, दूसरी कर्क रेखा, तीसरी अंटार्कटिक रेखा, चौथी मकर रेखा और पांचवी आर्कटिक रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो कहाँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। जो आपकी जो आपकी आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। जो आपकी मकर रेखा है वो कहाँ है, 23.5 डिग्री साउथ में है। जो आपके अंटार्कटिक वृत्त है वो कहाँ है, आपका 66.5 डिग्री साउथ में है या 66.5 डिग्री दक्षिण में है। तो इन पांचों रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, वो आगे बताएंगे अभी। लेकिन एक लाइन और आती है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अश्व रेखा या हॉर्स लाइन कहाँ बिलोंग करती है, मतलब कितने डिग्री अक्षांश पर ये मिलती है। तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इससे आगे की जितनी भी विशेषताएं हैं इन पांचों रेखाओं की, प्लस आईडीएल की इंटरनेशनल डेट लाइन, और जो आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज पहली वीडियो है, थोड़ी नर्वसनेस है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में धमाल मचाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।